स्लाइड्स मेरे पास आ गई हैं। हम लोग बात करने लगे हैं आज फिनांस के एरिया की। बिजनेस फिनांस आप लोगों ने इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिक इससे पहले पढ़ी होगी, लेकिन जो भी पढ़ा है वो उसको हम साइड पे रखते हैं। हम बात करते हैं इस एरिया की। ये दो चैप्टर्स पे मुश्तमिल है, चैप्टर 5 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, चैप्टर 6 डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। ये हमारा इस वीक का इंशाल्लाह पूरा टारगेट होगा। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एरिया आपके सिलेबस ग्रिड की अगर हम बात करें तो सिलेबस एरिया नंबर बी है। 20 से 30 इसकी वेटेज है, यानी कि आई कैप कहता है कि मैं इसको 20 से 30 मार्क्स का पूछ सकता हूँ, 20 मार्क्स का भी पूछ सकता हूँ, 30 मार्क्स का भी, और ऑन एवरेज इसमें से 25-27 मार्क्स का पूछा जा सकता है। अब आई कैप के क्योंकि पेपर्स बाहर नहीं आते पीआरसी के, इसलिए हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि हर अटैम्प्ट में कितने नंबर्स का पूछा गया है, और हर बच्चे का पेपर आपको पता है कि अलग होता है। तो वो रैंडमली एक जो एमसीक्यू का उन्होंने इंजन बनाया हुआ वो रैंडमली आपके क्वेश्चन चूज करता है, लेकिन डेफिनेटली वो इस एरिया में से भी सवाल उठाता है और आपसे सवाल पूछता है। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एरिया 25% का तकरीबन ये 1/4 ऑफ योर टोटल पेपर जो है इसकी वेटेज है। और इस एरिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये कोई इतना कोई मुश्किल एरिया नहीं है, कीपिंग इन माइंड कि अब इसमें सिलेबस के अंदर जो चीज़ें जो आई हैं या जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं एग्जामिनर के, या जो सवाल एग्जामिनर पूछता है, हमें क्लास में बहुत सारे बड़े बड़े सवालों का सामना करना पड़ता है। हम इस तरह के क्वेश्चन से सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं या इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ समझते हैं कि यार लंबे क्वेश्चन आए तो उनको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो रिलेटिवली ईजी आते हैं, ठीक है, छोटे सवाल होते हैं, बस उसमें कोई ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं, जिन ट्रिक्स को सामने रखते हुए, जिन ट्रिकी पॉइंट्स को सामने रखते हुए आपने पेपर सॉल्व करना होता है, तो वो आपका सवाल ठीक हो जाता है। 2 नंबर का सवाल आएगा इसमें से, तो 2 घंटे का पेपर है तो आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड साइड टाइम होता है, 100-150 सेकंड्स होते हैं, इसके अंदर अंदर आपने इसको सॉल्व करना होता है। तो कहानी स्टार्ट होती है जी इंटरेस्ट से, जिसको हम मार्कअप या प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो एक गंदा वर्ड है, ठीक है जी। मार्कअप और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो अगर फ़र्ज़ करें कि हम लोगों ने इसकी जो सारी सिचुएशन है वो डेवलप होती है बोराइंग से, बोराइंग ऑफ मनी, चीज़ किसी से उधार ली, इस्तेमाल करके वापस कर दी, डैट इज़ ओके। लेकिन जब आप किसी से पैसे लेते हैं उधार और फिर जब आप उसको पैसे वापस करते हैं तो ठीक है, पैसे लिए थे, 10 लाख रुपए लिए थे, 2 साल बाद वापस कर दिए, ठीक है। तो नॉर्मल इकोनॉमी में तो ये चीज़ ठीक है, अच्छी बात है, किसी से पैसे लिए, किसी की हेल्प कर दी, चलो भाई किसी और को दे दी। लेकिन एक इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी होती है, एक इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी होती है जिसमें चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती चली जाती है, ठीक है जी। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कुछ पैसे लिए और वो पैसे जो है वो उसने 2 साल के बाद अदा किए, ठीक है जी, या चले 1 साल के बाद कह लेते हैं, 1 ईयर के अंदर जो है वो लेट सपोज कि मिस्टर ए से 1 लाख रुपए जो है वो बी ने रिसीव किए हैं, ठीक है। अब 1 लाख रुपए आज लिए, आज से 1 साल के बाद वापस कर दिए, दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है ना जी। और ऐसे ही होना चाहिए, जितने लिए उतने ही वापस करने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस 1 साल के दौरान अगर चीज़ों की कीमत बढ़ती है तो इस 1 लाख रुपए की वैल्यू में आ जाएगी कमी। कैसे कमी आ जाएगी? सिर्फ एक चीज़ से कंपैरिजन के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि जब ये लोन लिया गया था उस वक़्त आटा जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है उसकी कीमत जो है वो 200 रुपये किलो है, और जब पैसे वापस किए गए तो उस वक्त उसकी कीमत 250 रुपये केजी है। कीमत में इंक्रीज़ है, हो सकता है इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन चलें फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम कह देते हैं कि 250 रुपये, चलें ये बुरा लग रहा है, हम कहते हैं 220 रुपये जो है वो उसकी प्राइस है, लेकिन चलें 250 ही रहने देते हैं, उससे कैलकुलेशन हमारी आसान रहेगी। लेकिन वट एवर प्राइस इंक्रीज़ हुई है। अब फ़र्ज़ करें एक बंदे ने 1 लाख रुपये लिए और साल बाद 1 लाख रुपये वापस कर रहा है, तो मनी वैल्यू में तो ठीक है, लेकिन बेसिकली पैसे क्या करने होते हैं? पैसे तो नहीं खाने होते, पैसों की से चीज़ परचेज करनी होती है जो हमने खानी होती है। अब मिस्टर बी बैठ के सोच रहा है कि यार जब मैंने पैसे दिए थे उस वक्त इन पैसों का कितने केजी आटा आता था, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाय 200, 1 लाख डिवाइडेड बाय 200 कितना आता था जी? 500 केजी आटा आ जाता था। अब 400 केजी आटा आता है 1 लाख रुपए का, तो पैसे की वैल्यू में कमी हो गई। देखिए पैसा हमें किस लिए चाहिए होता है? पैसे से हम कुछ परचेज करते हैं, सही है ना। पैसे पे बैठ के कहीं जा सकते हैं, ना पैसे को कान पे लगा के किसी से बात कर सकते हैं, ना पैसे को खा सकते हैं, ना पैसे को सी कर पहन सकते हैं। हम उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं, देते हैं और उसकी जगह पे कोई चीज़ ख़रीदते हैं और वो हम इस्तेमाल करते हैं।
तो कागज़ के टुकड़े के अंदर जो पावर होती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी बंदा चीज़ देने के लिए तैयार हो जाता है, उस पावर को हम परचेजिंग पावर कहते हैं। तो बेसिकली एक कागज़ के टुकड़े की, एक नोट की, मनी की एक पावर होती है जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं। उसी तरह की फ़ोटोकॉपी वाले कागज़ की वो पावर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी फ़ोटोकॉपी है। हम उसकी कलर फ़ोटोकॉपी भी करा सकते हैं, एग्जैक्ट 100% कॉपी भी करा सकते हैं, लेकिन उसकी एक परचेजिंग पावर नहीं है। तो जो नोट के अंदर वैल्यू होती है उसे परचेजिंग पावर कहते हैं। अब यहाँ पे ज़रा सिनेरियो को समझे। हो क्या रहा है कि ओवर द टाइम, एक साल के दौरान पैसे की परचेजिंग पावर में कमी आती जा रही। पहले 1 लाख रुपए 500 केजी आटा खरीद कर दे सकते थे, अब 1 लाख रुपए सिर्फ 400 केजी आटा खरीद कर देते हैं। तो पैसे की वैल्यू में हो गई है कमी। अब मिस्टर बी ये सोच रहे होंगे, वो ए को कहेंगे कि यार जब मैंने तुम्हें पैसे दिए थे उस वक्त मैंने तुम्हें 500 केजी आटे के पैसे दिए थे, तुम्हें भी चाहिए कि अब तुम मुझे 500 केजी आटे के पैसे दो, क्योंकि पैसा इन इटसेल्फ कुछ नहीं है, पैसे की वैल्यू मनी वैल्यू है। वो ऐसा आपको कह सकते हैं ना, ये लो ये लाख रुपए हैं, ये पाकिस्तान में चलते थे अब नहीं चलते, देखो इसकी भी तो पावर है, इसके ऊपर भी तो लाख रुपए लिखा हुआ है। हम कहेंगे यार मैंने इन पैसों को कुछ नहीं करना, मैंने तो बेसिकली वो मुझे पैसे दो जो चलते हैं, जिसको मैं बेचकर, जिसको मैं देकर दुकानदार को कोई चीज़ ले सकूं। तो इसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं। परचेजिंग पावर जो है वो कम होती चली जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। तो पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, मिस्टर ए पैसे को इस्तेमाल कर रहा था, जब वो वापस करने लगा तो पैसे की वैल्यू में कमी आ गई थी, एक तो वो उसको कंपनसेट करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि पैसे को जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका एक प्रिविलेज है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपको पैसे मिलेंगे तो उसका जो प्रिविलेज है, प्रिविलेज नंबर 1 ये है कि वो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती चली जाती है, तो उसको कंपनसेट करना होगा। तो ये जो कंपनसेशन होगी वो उसे कहेगा यार नहीं तुम मुझे 500 केजी के पैसे दो। हम कहेंगे अच्छा 500 केजी आटा 250 रुपये केजी के हिसाब से मिलेगा, तो कितने पैसे बनेंगे बताओ जी, कितने पैसे बनेंगे? 1,25,000 रुपये। अब 1,25,000 रुपये उसको चाहिए कि वो वापस करे। लाख रुपए उसने लिए थे, अब 1,25,000 वापस करेगा तो फिर ही वो बंदा उससे 500 केजी आटा ले सकेगा, ताकि उसने जितनी वैल्यू दी थी उतनी वैल्यू वो वापस ले। नंबर्स मैटर नहीं करते कि कागज़ के ऊपर 1 लाख लिखा हुआ है कि 1,25,000 है, कागज़ भी मैटर नहीं करते कि वो 1 लाख वाला एक नोट है या 25,000 वाला नोट है, वट एवर। नंबर्स या क्वांटिटी मैटर नहीं करती, उसकी क्वालिटी, उसकी पावर मैटर करती है, जो कि ओवर द टाइम कम हो रही है। और बोरोवर को चाहिए कि वो जब पैसे वापस करे तो उसकी वैल्यू में जो कमी आई है वो भी वापस करे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल रिडक्शन इन वैल्यू ड्यू टू द रिड्यूस्ड परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर मनी की ओवर द टाइम कम होती चली जाती है। किस तरह की इकोनॉमी में? जिसमें इन्फ्लेशन होती है। हाँ, अगर फर्ज करें कि पहले भी 500 रुपये 500 केजी आटा आ जाता था, अब भी 500 केजी आटा आ जाता है, तो फिर वो कहेगा लाख रुपए लो, अब भी वापस भी लाख रुपए ले लो, क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं हुई, कोई पैसे की वैल्यू में कमी नहीं आई। ऐसे में वो ये कहेगा कि यार एक और चीज़ है, अपॉर्चुनिटी फॉर गॉन। मेरे पास 1 लाख रुपए थे साल पहले, वो मैंने तुम्हें दे दिए। अगर मैं तुम्हें ना देता, मैं किसी बिजनेस में लगाता, उस बिजनेस से मैं पैसे कमाता और उस बिजनेस से मुझे प्रॉफिट होता। मैंने अपनी एक अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, तुम्हें पैसे दे दिए, अब तुम उस पैसों का इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी छोड़ने का कुछ कंपनसेशन तो दो। या तुमने जो मेरे पैसों से कमाया है उसमें मेरा हिस्सा है, पैसे तो तुम्हारे नहीं थे, पैसे तो मेरे थे, तो मेरा हिस्सा भी होना चाहिए। यानी कि बोरोवर जो है वो कुछ बेनिफिट हासिल कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को कुल मिला के हम कहते हैं कि देयर इज़ एन इंटरेस्ट चार्ज जो कि मालिक को मिलना चाहिए जब उसको पैसे वापस मिले, ठीक है। अच्छा, अब ये इकोनॉमिकली तो बिल्कुल ठीक बात है कि इसी तरह से होना चाहिए कि जब किसी का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है तो वो उसको वापसी पैसे देते हुए इंटरेस्ट उसको पे करना चाहिए, सही है। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। एक तरीका तो ये था कि हम कंपेयर कर लें एक ख़ास क्वांटिटी कमोडिटी के साथ। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम कैलकुलेशंस करने के बाद ये सोचें कि यार एक परसेंटेज चूज़ कर ली जाए कि हर साल इतने % अमाउंट के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। और वो परसेंटेज कहाँ से निकलेगी? बेसिकली वो उसी तरह से आटे के साथ या किसी और बेसिक नेसेसिटी के साथ कंपैरिजन करके निकाल ली जाए, ठीक है। ये हमेशा ऐसे नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझाने की गर्ज से बता रहा हूँ कि इस तरह से हम लोग इसको एवेल्युएट कर सकते हैं कि यार किस तरह से हमने परसेंटेज निकालनी है, पैसे की वैल्यू में कमी को कैसे आइडेंटिफाई करना है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी कि हमने फलां जगह पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आप देखें प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बढ़ गई। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ये देखें आप महंगाई कितनी हो गई, ठीक है। उस वक्त जो प्रॉपर्टी की वैल्यू में अगर फर्ज करें कि 10% इंक्रीज आया है और महंगाई 15% बढ़ गई है, तो आप फायदे में तो नहीं, आप तो लॉस में,
ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रही है तो उस इन्फ्लेशन को एक परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया जाए, उस परसेंटेज को एनुअल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। हम एक साल की एक परसेंटेज निकाल लेते हैं, हम कहते हैं कि जनाब जब भी कोई लोन लेगा जिसने इस साल के दौरान लोन लिया है वो 25% इंटरेस्ट पे करेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरेस्ट। क्यों मिलता है? इसलिए कि पैसे की वैल्यू में कमी होती है। क्यों मिलता है? इसलिए कि यूजर ने पैसे इस्तेमाल किए हैं। क्यों मिलता है? इसलिए कि यूजर ने, किसी दूसरे बंदे ने बेनिफिट हासिल किया है और वो बेनिफिट उसका नहीं है, किसी और के पैसे से बेनिफिट हासिल किया है। तो ये तीनों चीज़ें मिला के इसका एक फाइनल इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेट जो निकाला जाता है वो ये 25% या 10% या 15% जितना हो वो निकाल लिया जाता है। ठीक है, और ये कौन कैलकुलेट करता है? हर कंट्री में, हर मुल्क में एक इदारा होता है जो रेगुलेट करता है इस तरह की सारी चीज़ों को, और वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। तो भैया इंटरेस्ट की एक परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाती है, एक साल गुजरे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की परसेंटेज मल्टीप्लाई करके लगा दी जाती है और कहा जाता है कि इतना इंटरेस्ट हो गया है, ये भी अब मालिक को देना चाहिए। जब मालिक को पैसे वापस मिलेंगे तो उसको पी फॉर प्रिंसिपल यानी कि ओरिजिनल अमाउंट भी वापस मिलेगी और आई फॉर इंटरेस्ट वो भी मिलेगा उसको। तो टोटल जो है उसको फ्यूचर वैल्यू या इसको एस भी कह सकते हैं, ये अमाउंट जो है ये इसको मिलेगी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को साथ मिला के। ठीक है जी। अच्छा, एक साल गुजरा और वो पैसे अभी भी उसी के पास है। अभी तो हमने एक साल की एग्जांपल ली ना, हम कहते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए नहीं लेते, अब हम कोई और दो मिस्टर ले लेते हैं, सी और डी। मिस्टर सी ने लोन लिया, एक साल गुजरा, लोन था जी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर पहले साल में 20,000 का इंटरेस्ट बना और उस साल के एंड पे उसको 1 लाख रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ क्या इतने ही वापस मिलेंगे? जी नहीं, उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा 20,000 रुपये का। अगला साल हुआ, अगले एक साल में वही इंटरेस्ट रेट लगेगा, ये 20% का इंटरेस्ट है और ये 20% का इंटरेस्ट है। अब इस साल के शुरू में, दूसरे साल के शुरू में मिस्टर डी ने मिस्टर सी के कितने पैसे देने थे? 1,20,000 रुपये देने थे, 1,20,000 रुपये देने थे। तो अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा, अगले साल की जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो 1 लाख रुपए के ऊपर होगी या 20,000 रुपये के ऊपर या इन दोनों के ऊपर? यहां से दो इंटरेस्ट की शाखें निकलती हैं, एक को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और एक को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल होता है सादा, कंपाउंड होता है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है कि हमेशा हर साल जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल लोन के ऊपर कैलकुलेट होगा। ये इंटरेस्ट पिछले सालों का मिले या ना मिले उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। कुछ जगहों पे यूजर्स जो है, क्योंकि उसने ऑनर को पैसे देने होते हैं तो वो इसमें कुछ रिलैक्सेशन मांगता है। वो कहता है यार मुझे रिलैक्सेशन दो, मैं लाख रुपए तुमसे ले रहा हूँ, मैंने लगा दिया, अब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है मैं तुम्हें पहले साल के एंड पे नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पहले साल के एंड पे पैसे वापस नहीं कर सकता, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बाद पैसे वापस करूंगा, तो तुम तो मेरे से हर चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट लेते जाओगे, तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन दे दो। आइडियली होना यही चाहिए कि जो साल के शुरू में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस सारी के ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है, उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम क्या करते हैं कि हर साल जो इंटरेस्ट की रेट होता है उसको हम ओपनिंग जो प्रिंसिपल है प्लस ओपनिंग इंटरेस्ट जो कि पिछले सालों का इकट्ठा हो गया उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तो इस केस में, सिंपल के केस में, हर साल एवरी ईयर इंटरेस्ट इज अप्लाइड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट पी के ऊपर, इसको प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट में पी प्लस आई जो है इसके साथ जो है वो हर साल हम लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, हर साल का इंटरेस्ट सिंपल के केस में अगर हम आर से रिप्रेजेंट करें इंटरेस्ट रेट को तो वो प्रिंसिपल से अप्लाई होता है, कंपाउंड के केस में वो पी प्लस आई से मल्टीप्लाई होता है जो साल के शुरू में उसके पास पड़ा हुआ है। तो ये है जनाब डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आइडियली देखा जाए या लॉजिकली सोचा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा सेंस डेवलप करता है कि यार साल के शुरू में जितना पेबल था वो दिया ही नहीं, तो वो तुम उसके ऊपर भी इंटरेस्ट दो। लेकिन वो कहता है कि यार ये तो आपको मेरी वजह से आया है ना, आपने अपनी जेब से नहीं 20,000 दिया, ये मैंने आपका देना था अभी नहीं दिया, तो यार इसके ऊपर तो मुझे इंटरेस्ट छोड़ दो। तो अगर वो मान जाए तो वो सिंपल इंटरेस्ट, अगर ना माने तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा,
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हम इनके फार्मूलाज की तरफ चलते हैं क्विकली। सिंपल इंटरेस्ट इज वेयर द एनुअल इंटरेस्ट इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल अमाउंट बोरोड, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट जो बोरो की है सिर्फ उसी के ऊपर, जिसे हम अपनी जुबान में पी कहते हैं, इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, बाकी और किसी चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं लगता। ठीक है जी, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट के केस में ऐसे होता है, जब आप किसी कंपनी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं उस केस में ये ऐसा होता है। अच्छा, और क्या है जी, और है इंटर कंपनी लोन्स। डिफरेंट कंपनीज जब अपनी ही दूसरी बिजनेस एंटिटी को लोन देते हैं तो वो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट के केस में देते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। नेशनल सेविंग स्कीम जो होती हैं, इनके ऊपर भी आपको जो इंटरेस्ट मिलता है इस तरह की सेविंग स्कीम्स के ऊपर, वो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, जो एक साल का आपका इंटरेस्ट बना ना, वो आपको फ़ोन कर देंगे कि आके अपना चेक ले जाएं, अपना इंटरेस्ट ले लें, अपना इंटरेस्ट ले लें। ठीक है जी, तो हम इंटरेस्ट वापस ले लेते हैं, ठीक है, उनसे ले लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो डिफरेंस है वो मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है कि इज वेयर द एनुअल इंटरेस्ट इज एट ए फिक्स परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट बोरोड और इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट अर्न टिल द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। साल के शुरू में जितना इंटरेस्ट आपको आ गया है वो और जो ओरिजिनल अमाउंट है इन दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों से इंटरेस्ट की अमाउंट जो है ना वो आपने गैदर करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स वगैरह इसकी एक एग्जांपल है। अच्छा जी, इसके दो फार्मूले हैं जी। सिंपल इंटरेस्ट के केस में एस इज इक्वल टू पी इंटू 1+RT, रेट और टाइम, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 1+R और टाइम जो है ये ज़्यादा शोखा हो जाता है, ये ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, फार्मूले में यही फ़र्क है। 1+R ये ब्रैकेट अंदर हो जाती है, टी इसके ऊपर चला जाता है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। बाकी ये है कि इन दोनों के कॉन्सेप्ट जो हैं ये बिल्कुल इसी तरह से है। टाइम जो होगा वो आपका हमेशा एनुअल ईयर्स में होगा। टाइम अगर टाइम मंथ्स में है तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना आपने। और रेट जो है वो भी आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा ईयर्स में। ठीक है जी, रेट भी एनुअल होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि फाइनेंस के किसी भी सवाल में रेट और टाइम ये हमेशा सेम पीरियड के होंगे, सेम पीरियड के होंगे। अगर रेट एनुअल है, टाइम भी एनुअली ही लेना है। रेट एनुअल है, टाइम भी एनुअल ही लेना है। अगर फर्ज करें कि आपका जो रेट है वो मंथली रेट है, कंपाउंड का वर्ड नहीं यूज हो रहा उसमें, वो सिंपल है और वो मंथली रेट है, तो ऐसे केस में हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको रेट मिला हो, रेट है जी 6% और इसके साथ लिखा हो सेमी एनुअली, सेमी एनुअली। अब क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आपको बता दूं कि सेमी एनुअली लिखा हुआ है, इसमें कंपाउंड का वर्ड नहीं लिखा हुआ। ठीक है जी, कंपाउंड, तो कंपाउंड का वर्ड एब्सेंट होना चाहिए। जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं ये रेट एनुअल नहीं है, ये सेमी एनुअल रेट है, इसमें कंपाउंड का वर्ड नहीं लिखा हुआ। जब लिखा होगा तो उसकी और ट्रीटमेंट है। तो अगर सेमी एनुअल है तो ये वो टाइम पीरियड होता है जो कि लेस देन ए ईयर के लिए टाइम पीरियड, ये वो लेस देन ए ईयर के लिए रेट होता है। तो ऐसे में साल में आपको पता है सेमी एनुअल पीरियड्स 2 होते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12% हमारा एनुअल रेट बन जाएगा। ठीक है, अगर फर्ज करें कि आपका रेट है 4% मंथली, तो आपका 48% एनुअल रेट बन जाएगा। ठीक है, 48%। ये कंपाउंडिंग नहीं है, कंपाउंडिंग आगे बताऊंगा क्या होती है, लेकिन ये है कि रेट आपको एनुअल नहीं दिया हुआ। आपने जितने भी सवाल देखने हैं, आपने जितने भी सवाल करने हैं, सब में आपको रेट एनुअल ही मिलेगा। आपको सेमी एनुअल रेट नहीं मिलेगा, आपको क्वार्टरली रेट नहीं मिलेगा, आपको कोई रेट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी कहीं पे मैंने देखा कुछ लोगों की जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूल ऑफ क्वेश्चंस के अंदर रेट उन्होंने एनुअल नहीं दिया होता। ठीक है, रेट उन्होंने एनुअल नहीं दिया होता, सेमी एनुअल रेट दिया होता है, क्वार्टरली रेट दिया होता है, मंथली रेट दिया होता है। आई कैप की बुक में एक सवाल है जिसमें डेली रेट दिया हुआ है, एक दिन का रेट दिया हुआ। ठीक है, 0.001% डेली। तो इसलिए फिर मैंने आपको बता दिया कि अगर रेट एनुअल, रेट का साल पीरियड जो है वो एनुअल होना चाहिए। आगे कंपाउंडिंग जो मर्जी हो, वहां पे अभी हम नहीं पहुंचे, हम सिर्फ एनुअल की बात करें कि एनुअल जो है वो रेट होना चाहिए। और I stands for interest at the end of periods, P stands for the equivalent value at the start, S stands for the equivalent value at the end. इंटरेस्ट और फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने की ये फार्मूला है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब मैं कहता हूँ कि एक फार्मूला है ये वाला, तो ये सिर्फ S का फार्मूला नहीं है, ये P का भी फार्मूला है।
ठीक है, इसमें आर टी और एस पता हो तो मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा, उसको नीचे उस तरफ ले जाऊंगा, पी का फार्मूला बन जाएगा। इसी फार्मूले से मैं टी भी फाइंड कर सकता हूं अगर बाकी 3 वेरिएबल्स मेरे पास हों। इसी फार्मूले से मैं आर भी फाइंड कर सकता हूं अगर बाकी 3 वेरिएबल्स मेरे पास हों। जो जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो पुट करते जाएं सवाल में, उसको सीधा करें, सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से इंटरेस्ट फॉर ए पीरियड इज आई इज इक्वल टू पी आर टी। कंपाउंड इंटरेस्ट में, एक मिनट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी और आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी माइनस 1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट फॉर एक्स पीरियड फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है, यानी कि 3 साल, 5 साल, 7 साल में कितना इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसका ये फार्मूला है। ठीक है जी। तो ये फार्मूले हैं, ये आप देख लीजिए। फार्मूलों में समझाने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती, आपने उनको यूज ही करना होता है। क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, मंथली का मतलब है 12। हमने ये देखना होता है कि ये कितने पीरियड्स हैं साल के अंदर, जितने मंथली ये जितना इसने लिखा हुआ है, जितने पीरियड का रेट लिखा हुआ है, वो एक साल में कितने पीरियड्स होते हैं, हमने उसको मल्टीप्लाई करना होता है इनके साथ। देखें ना, एक साल में 6%, 6 महीनों में 6% रेट मिल रहा है, तो पहले 6 महीनों में 6%, दूसरे 6 महीनों में भी 6% रेट मिला, टोटल 12% हो गया। ठीक है, अब हर महीने 4% मिल रहा है, 4 4 4 4 12 महीने होते हैं, चारों को जमा करें 48 बनेगा। सही है जी। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कंपैरिजन किस तरह से होता है? जो सिंपल इंटरेस्ट का जो सवाल है, हमने अज्यूम करना है कि हर सवाल सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है जब तक कि उसके साथ कंपाउंड का वर्ड ना लिखा गया हो। नॉर्मली ये क्वेश्चन किस तरह से आइडेंटिफाई होता है? क्वेश्चन इज बाय डिफॉल्ट अ सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन टू बी अ कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन। अगर इंटरेस्ट जो है उसने कंपाउंड बताया हुआ है तो फिर ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे, वरना हम सिंपल इंटरेस्ट ही लिखेंगे। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या क्या निशानियां हो सकती हैं? ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे आज तक उन सारों से इकट्ठी करके लिख दी है। कंपाउंड इंटरेस्ट की एक निशानी हो सकती है, उसमें वर्ड लिखा होगा कंपाउंडेड। दूसरा कंपाउंड, कंप्यूटेड, ये वर्ड लिखे होते हैं। हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, रीसेट्स का जिक्र भी होता है। रीसेट्स का वर्ड भी अगर कहीं लिखा हो ना तो रीसेट्स का मतलब ही कंपाउंडिंग होती है। फिर इस तरह की वर्डिंग लिखी हो, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ईयरली और हाफ ईयरली बेसिस, इस तरह की स्टेटमेंट से भी ये पता चल जाता है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। फिर पॉपुलेशन के इंक्रीज वाले जो सवाल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ही कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल कंसिडर किए जाएंगे। पॉपुलेशन के इंक्रीज वाले जो सवाल हैं वो ना भी लिखा हो, हमने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल ही समझना। मछलियों की पॉपुलेशन बढ़ गई, किसी इलाके में लोगों की पॉपुलेशन का सवाल आ जाए, ठीक है, इस तरह के जो सवाल होते हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट के ही क्वेश्चंस ट्रीट किए जाते हैं। सही है जी। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कुछ मजे का इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन है, जिससे कि इनके पैटर्न्स आपको पता चलते हैं कि क्या पैटर्न्स हैं और किस पैटर्न पे हमारे पास इंटरेस्ट और ये वाली चीजें अक्रू होती हैं। देखें, साल के शुरू में प्रिंसिपल लिया 1 लाख रुपए 10% रेट के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल 10,000 का इंटरेस्ट लगता है, वो 1,10,000 पे टोटल हो गए। दूसरे साल फिर 10% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा जो लोन लिया था, उसके ऊपर लगा। टोटल आपका इंटरेस्ट 20,000 हो गया, 1,20,000 पे टोटल इंटरेस्ट और टोटल फ्यूचर वैल्यू होगी। तीसरे साल फिर 10,000 का इंटरेस्ट लगेगा और 1,30,000 पे हो जाएगा। चौथे साल 1,40,000, पांचवें साल 1,50,000। हर साल सिंपल इंटरेस्ट में इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहली चीज जो हमें सिंपल इंटरेस्ट से पता चलती है वो ये है कि आई रिमेन्स इक्वल फॉर एवरी ईयर। हर साल इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होता चला जाता है आपके फ्यूचर वैल्यू में। इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, वही 10,000 10,000 10,000। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 5वें साल कितना होगा, तो हम कहेंगे उतना ही होगा जितना पहले साल था। सिंपल इंटरेस्ट वो हमें कह देता है कि अच्छा ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 5वें साल का या 7वें साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो हम कहेंगे कि उतना ही है जितना कि पहले साल का है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट उस वक्त तक सेम रहेगा जब तक अमाउंट चेंज नहीं होती, क्योंकि उसने ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पे लगना है। ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर साल प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, बल्कि प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, इन दोनों चीजों को हम अगले साल लिखते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं। ठीक है जी। पहले साल का इंटरेस्ट 1,10,000, पहले साल का इंटरेस्ट 10,000, दूसरे साल 1,10,000 रुपए के ऊपर आपका दोबारा से 10% लगेगा, तो 11,000 आपका ये टोटल इंटरेस्ट आएगा। तो हर साल हम इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल प्लस ओपनिंग वैल्यू जो कि पिछले साल पड़ी थी उसके ऊपर लगाते हैं। इससे ये होता है कि हर साल का जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होता चला जाता है। देखें, पहले साल का इंटरेस्ट 10,000, दूसरे का 11,000 इंक्रीज हो गया,
तीसरे साल का इंटरेस्ट 12,100 इंक्रीज हो गया, चौथे साल का इंटरेस्ट 13,310 इंक्रीज हो गया, चौथे साल का इंटरेस्ट 14,641। तो इसका मतलब यह है कि हर साल का इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ता चला जाता है। इंटरेस्ट इंक्रीजेस एंड फॉर्म ए जीपी। ठीक है, अगर हम इन लोगों के इन सारी अमाउंट्स के दरमियान में एक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो देयर इज अ सीक्वेंस एंड सीरीज में आप लोग पढ़ेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग देखेंगे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें एक सीक्वेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये एक जीपी फॉर्म करता है, जिस जीपी की कॉमन रेशो उस जीपी की जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं वो 1+ रेट होती है। ठीक है, हर साल ये एक जीपी फॉर्म करता है। ये या टोटल इंटरेस्ट के आपस में देख लें या टोटल वैल्यूज का आपस में देख लें, एवरी ईयर इट फॉर्म्स ए जीपी रेशो, और उस जीपी रेशो की जो रेशो होती है वो 1+r के इक्वल होती है। ठीक है, जीपी रेशोज का तो पता है ना आप लोगों को, मुझे पता है कि आप दोबारा से पढ़ने हैं, दोबारा भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये देख लें कि ये इस तरह से होता है। तो सिंपल बेसिस कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने की हैं। हर साल का इंटरेस्ट जो है वो सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट में, और हर साल का इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन वो बढ़ के जितना भी होता है वो जीपी ही फॉर्म करता है। अच्छा, ये बात होगी। नेक्स्ट, अब जरा देखिएगा एक और बात। सिंपल इंटरेस्ट के केस में पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, तो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट इक्वल आता है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इक्वल आता है, सिंपल हो या कंपाउंड, ये याद रखिएगा। ठीक है, और यही बात हम लोग जो है ना ये अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है समझने की, जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग होती है साल में वही इंटरेस्ट रेट देना, लेकिन तोड़ तोड़ कर देना। सही है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना अप्लाई होता है। वो ये होता है कि जब एक साल गुजरता है ये 10,000 रुपये भी कमाने लग जाते हैं। ठीक है ना, ये 10,000 रुपये भी कमाने लग जाते हैं जो साल के एंड पे इंटरेस्ट मिला हमें। जो साल के एंड पे इंटरेस्ट मिला है वो भी काम पे लग गया और वो भी पैसे कमा रहा है, वो भी इंटरेस्ट कमा रहा है, इसको हम कंपाउंडिंग करना कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बजाय इसके कि पूरे साल का इंतजार करें पैसे को कमाने पे लगाने के लिए, ये किया जाता है कि उसको साल से पहले ही कमाने पे लगा दिया जाता है और वो भी फिर कमाना शुरू कर देता है। इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग्स, मल्टीपल कंपाउंडिंग्स इन ए ईयर, कि साल में जितना इंटरेस्ट हुआ हमने उसको काम पे लगा दिया। तो किया ये जाता है कि साल में अगर 10% इंटरेस्ट देना है ना, हम आधा साल गुजरता है ना तो आधा इंटरेस्ट लगा के 5% लगा के पैसे जो बनते हैं वो निकाल के वो दोबारा हम काम पे लगा देते हैं। हम कहते हैं चलो भाई तुम भी जाओ काम पे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो उससे भी फिर इंटरेस्ट कमाते हैं, क्योंकि हर साल जैसे ही कंपाउंडिंग होनी होती है जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बचा होता है, जो इंटरेस्ट बचा होता है, वो हम प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 100,000, रेट है हमारे पास 10% और टाइम है 1 साल। क्या हुआ? एक ही चीज़ है, इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट अमाउंट होती है, पैसे होते हैं, आर जो है वो उसका रेट होता है। ठीक है, अच्छा जी, कंपाउंडिंग जो है इसके लिए कुछ डिफरेंट कंपाउंडिंग्स हैं, ये आपके सामने सारी लिखी गई। एनुअल कंपाउंडिंग हो सकती है, कंपाउंड एनुअली। ठीक है, इससे एक साल के अंदर प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल है यहाँ पे 100,000, टाइम है 1 साल, रेट है 10%, कंपाउंडिंग है 1 की, फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का लगा लें, एक ही बात है। आप देखें कि आपके पास फ्यूचर वैल्यू S=P × 1 + R⁻T होना चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 1 लाख, रेट है आपका 10%, टाइम R⁻1। ठीक है जी, तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू 1,10,000 रुपये बनती है। ठीक है जी,
1,10,000 रुपये। ये तो था एनुअल कंपाउंडिंग के केस में। अब ज़रा देखिएगा कंपाउंडिंग अगर हमारी एनुअल से बढ़ जाती है, प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख, रेट 10%, टाइम 1 साल, हर चीज़ बिल्कुल वही वाली, लेकिन जो कंपाउंडिंग है वो सेमी एनुअल कर देते हैं, सेमी एनुअल कर देते हैं। अब सेमी एनुअल के केस में क्या होगा, ज़रा गौर से देखिएगा। वही 1 साल का टाइम पीरियड, पी से हम स्टार्ट करेंगे, पी से हम स्टार्ट करेंगे, एस पे पहुंचेंगे। साल के दरमियान में जब 6 महीने गुजरे तो हमने यहाँ पे काम किया, हमने कहा कि अभी तक का जितना इंटरेस्ट है ना उसको कैलकुलेट करें और उसको भी काम पे लगा दें। काम पे कैसे लगाएं? हमने कहा जी कि सिंपल इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए का, ये जो अमाउंट है ये हमारी आ गई। लाख रुपए के ऊपर जो है वो हम लोग पहले साल का इंटरेस्ट जो है वो 10% है। साल का इंटरेस्ट कितना है 1 लाख रुपए के ऊपर? 10% कितना बनता था? 10,000 रुपये। 6 महीने के बाद 5,000 रुपये तो हमारे बन गए हैं ना, वो हमें दे दो। 5,000 रुपये हमारे बन गए हैं, वो हमें दे दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपाउंडिंग हो गई कि हमने जो हमारा इंटरेस्ट इस डेट तक का अक्रू हुआ था वो हमने प्रिंसिपल में ऐड कर दिए। अब इस डेट पे हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1,05,000 रुपये हो गई। अब अगले 6 महीने का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के ऊपर हम लोग 1,05,000 रुपये के ऊपर 6 महीनों का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब जरा देखिएगा 1,05,000 रुपये के ऊपर 6 महीनों का इंटरेस्ट बनता कितना है? 105, 10% इंटरेस्ट है, 6/12 करके 6 महीनों के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना बनेगा? 5,600 कितना बनेगा? 105 का 10% मल्टीप्लाई बाई 2, 5,250, 5,250। इसका मतलब ये है कि साल जब कंप्लीट हुआ, पहले 6 महीनों में 5,000, दूसरे 6 महीनों में 5,250। अब ये एक्स्ट्रा 5,250 रुपये एक्स्ट्रा किधर से आ गए? वो इस 5,000 ने अगले 6 महीनों में कमा के दिए। इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग, कि हम लोग ज़्यादा पूरे साल का इंतज़ार किए बगैर साल के दौरान ही जितना इंटरेस्ट है उसको भी प्रिंसिपल में शामिल करते जाएं। तो इंटरेस्ट को उठा के प्रिंसिपल में ऐड करने के काम को क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग करना कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हमें, यार हमारे पास 250 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। जैसे ही हमने कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो हमारे पास 250 रुपये या कोई भी अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा आना शुरू हो गई। तो जैसे जैसे साल में कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता चला जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों से हमने ये आइडेंटिफाई किया कि जब कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट या एज़ कम्पेयर टू एनुअल कंपाउंडिंग। और जितना ज़्यादा कंपाउंडिंग होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी कंपाउंडिंग की, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। सही है? और इसी तरह से मल्टीपल टाइम पीरियड्स के अंदर इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें फार्मूले में अपडेट्स करनी पड़ेंगी। अभी तो ठीक था, हमने हर साल का इंटरेस्ट निकाला। हमने ये बात की थी ना कि 1 साल का इंटरेस्ट ले लें, एक टाइम पीरियड का इंटरेस्ट ले लें, अगर वो पहला है तो सेम ही आंसर आएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जब हम लोग मल्टीपल कंपाउंडिंग्स करते हैं तो फिर हमें कुछ और काम करना पड़ता है। हमें एक चीज़, एक वेरिएबल कैलकुलेट करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं एन। एन स्टैंड्स फॉर कंपाउंडिंग इन ए ईयर, कि साल में कितनी दफ़ा कंपाउंडिंग होगी। अगर उसने कहा है कि एनुअल कंपाउंडिंग है, क्या कहा है? एनुअल कंपाउंडिंग। तो एनुअल पीरियड, साल में कितने एनुअल्स होते हैं? एक ही होता है। अगर एनुअल डिनर कराया जाए तो साल में कितनी दफ़ा होगा? एक दफ़ा ही होगा। ठीक है? जैसे हम लोग ख़त्म कराते हैं अपने बुजुर्गों का जो फौत हो गए होते हैं, तो अगर हम उनका ख़त्म कराएं, पता नहीं जो लोग कराते हैं, तो साल में एक दफ़ा ही होगा ना, क्योंकि वो सालाना ख़त्म होता है एनुअल। अगर हाफ ईयरली हो जाए तो उसका क्या मतलब है? हाफ ईयरली साल में कितनी दफ़ा होता है? 2 साल में हाफ ईयर्स होते हैं। इसी तरह से क्वार्टरली, साल में क्वार्टर्स कितने होते हैं? मंथ कितने होते हैं? डेली एक दिन कितने होते हैं साल में? 365 दिन होते हैं। लेकिन फाइनेंस के लिए हम लोग इसको 360 भी अज्यूम कर सकते हैं। जब हम फाइनेंस की कैलकुलेशंस करते हैं, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि महीना 30 दिनों का होता है, साल 52 हफ्तों का होता है और 360 दिनों का होता है। ठीक है? तो ये कुछ कैलकुलेशन है। अच्छा, अगर आप 365 भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं। अगर आपने 365 से सवाल किया है कोई एग्जाम में तो आप सोच रहे हैं कि अच्छा इसकी वजह से मैं फेल हुआ था, तो ऐसी बात नहीं। 365 कर लें या 360 कर लें, आंसर के ऊपर तीसरे डेसिमल प्लेस में जाके फ़र्क आता है।
और वो ऑलरेडी हम इग्नोर कर रहे होते हैं, तो ये कोई मसला नहीं है। लेकिन फाइनेंस की जो नोटेशंस हैं उसके मुताबिक हम साल 360 दिनों का लेते हैं, अनलेस कि हमें एग्जैक्टली पता हो कि ये कौन से साल की बात कर रहा है। जब वो हमें एग्जैक्टली बता देना कि ये फलां साल की बात कर रहा है तो फिर हम उतने दिन ले लेते हैं। लेकिन अगर जेन्युइनली किसी एक नॉर्मल रैंडम साल की बात की गई है तो हम फिर उसमें वो नहीं करते, ये कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के अंदर इन्फिनिट कंपाउंडिंग होती है। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के सवाल नहीं आते, लेकिन ये याद रखिएगा कंटिन्यूस कंपाउंडिंग मींस इन्फिनिट कंपाउंडिंग, और इसमें हम लोग ये करते हैं। अच्छा, जब आपके पास मल्टीपल कंपाउंडिंग्स इन ईयर हो तो आपने करना क्या है? अभी तो हमने ये देख लिया ना कि एक वेरिएबल है जिसे कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूलों में जहां जहां पे रेट है उसको n से डिवाइड कर दें, और जहां जहां पे टाइम है उसको n से मल्टीप्लाई कर दें। सही है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है s इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर t, तो हम टाइम को n से डिवाइड करेंगे, रेट को n से डिवाइड करेंगे, टाइम को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो इससे हम लोग मल्टीपल कंपाउंडिंग्स इन ईयर का फार्मूला लगा के आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फर्ज करें ना, वो आपको कहता है कि यही सारी सिचुएशन है, प्रिंसिपल जो है वो 1 लाख है, रेट 10% है, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, टाइम 5 साल है। तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि हमें हर 6 महीनों की कैलकुलेशन के लिए उससे पिछले 6 महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ऐड करना है, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फिर उसमें ऐड करेंगे, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट, ये तो हम पागल हो जाएंगे। तो हमारे पास एक शॉर्ट तरीका है उसका फार्मूला, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी, रेट को n से डिवाइड करना है, टाइम को n से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन मल्टीप्लाई बाई रेज टू पावर टी इंटू एन। और इसी तरह से सवाल लेता हूँ मैं अभी, इसी तरह से आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी माइनस 1, ये फार्मूला होता है इंटरेस्ट का फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, इसमें भी आर ओवर एन और टी मल्टीप्लाई बाई एन हमने करना है, और टाइम हमेशा ईयर्स में लेना है, रेट भी हमेशा आपका एनुअल होगा। ठीक है जी, अब अगर गौर से देखें आप तो क्या करता है, रेट उसने हमें इस तरह से दिया होता है, रेट इज फॉर एग्जांपल 9% एनुअली राइट पर एनम, इस तरह से लिखा होता है ना, PA पर एनम भी कभी कभी लिखा होता है, पर एनम, और उसके साथ लिखा होता है कंपाउंड, और उसके बाद एनुअली या सेमी एनुअली या वट एवर, सेमी एनुअली लिख लेते हैं। तो अब अगर गौर से देखें तो उसने 2 दफ़ा एनुअल का वर्ड यूज़ किया है। एक ये है जिसको PA के अंदर छुपाया है, PA पर एनम, 1 साल का इंटरेस्ट है, ये PA है। ठीक है, ये जो एनुअल है ना, ये वो चीज़ है जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, कि अगर आपको रेट जो है वो एनुअल के अलावा कुछ और दे दे तो आपने क्या करना है। आपको मोस्टली जो रेट्स हैं वो एनुअल ही मिलेंगे, आपको रेट्स जो हैं वो सेमी एनुअल नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलते हैं। लेकिन किसी सवाल में जब वो आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यार ये देखो इसमें रेट है सेमी एनुअली, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी अलग है, ये 9% पर एनम है, साल का रेट है, कंपाउंड फ्रीक्वेंसी आगे लिखी हुई है सेमी एनुअल। ठीक है, कंपाउंडेड के बाद सेमी एनुअल जो लिखा हुआ है ये कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पे जरा मुझे बताएं एन कितना होगा? 2 होगा, एन 2 होगा। अच्छा चलें, ज़रा मुझे फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है आपने, जो कि एस के इक्वल होती है। अगर मेरा प्रिंसिपल है 600,000, अगर मेरा रेट है चलो जी 9%, टाइम है 5 ईयर्स। अच्छा अगला सवाल, ये इंटरेस्ट कौन सा है सर? चलें मैं कहता हूँ जी, अगर इंटरेस्ट हो सिंपल इंटरेस्ट तो क्या आंसर आएगा? अगर इंटरेस्ट हो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो क्या आंसर आएगा? अगर इंटरेस्ट हो कंपाउंडेड मंथली तो क्या आंसर आएगा? 3 सिचुएशंस हैं। चलें अभी नहीं करना आपने, मुझे ज़रा पहले ये बताएं कि इन तीनों में से सबसे बड़ा आंसर किसका होगा? सबसे बड़ा आंसर किसका होगा? कंपाउंडेड मंथली का, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग सबसे ज़्यादा है, चलो सिंपल इंटरेस्ट का बताओ आंसर क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में से किसका आंसर ज़्यादा होगा? कंपाउंड का ज़्यादा होगा। हमने इस टेबल में बात की ना, ये वाले टेबल में देखो, हर साल इसका 10,000 है, इसका 11,000 है, इसका 10,000 है, इसका 11,000 है, इसका 10,000 है, ये 12,100 हो गया, इसका 10,000 है, ये 13,310 हो गया,
सिंपल में 5000 था, अभी भी 10,000 है, ये 14,461 हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा बनता है। तो ज़रा मुझे बताएं सिंपल इंटरेस्ट के केस में आंसर क्या होगा? नहीं, इंटरेस्ट नहीं चाहिए मुझे, फ्यूचर वैल्यू चाहिए। 8,70,000। कंपाउंडेड सेमी एनुअली के केस में फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? 932, 931, 781। कंपाउंड मंथली के केस में 939,408। ठीक है जी। जैसे जैसे कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे, इफ एवरीथिंग रिमेन सेम, तो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ये भी इनका रिलेशन है जो हमने यहाँ से निकाल लिया। अगर हम लोग सारा कुछ सेम रखें और सिर्फ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी सेमी एनुअली कर लें, एनुअली कर लें, मंथली कर लें, तो वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी, जिस तरह से हम उसे बढ़ाएंगे। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के केस में भी 9% जो है वो 10% से बड़ा नहीं होता, तो अपनी उसकी परसेंटेज के अंदर अंदर ही रहते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग आपके पास नहीं है। तो जनाब हमारे पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूलों के अंदर हम लोगों ने ये कैलकुलेशन की। अब देखें ज़रा, जो फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं वो सिंपल हैं, सिंपल का भी और कंपाउंड का भी। आपके पास वैल्यूज़ मौजूद होंगी, आपने अप्लाई करना है। वैल्यूज़ मौजूद हैं, अप्लाई करते हुए जिन जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो मैंने बता दिया है। रेट हमेशा एनुअल होगा, अगर एनुअल रेट नहीं है तो उसको फिर हमने रेलिवेंट जो पीरियड्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना और एनुअल रेट ले आना है। नंबर 2, टाइम आपका हमेशा ईयर्स में होगा। टाइम अगर मंथ्स में है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करें, वट एवर जो भी सिचुएशन है वो ईयर में कन्वर्ट होना चाहिए। नंबर 3, आपका जो ये बात वैसे एक और तरीके से भी मैंने बताई कि भाई टाइम जो है, टाइम और रेट इन दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। रेट भी एनुअल है, टाइम भी एनुअल होना चाहिए। रेट क्वार्टर लिया तो टाइम भी क्वार्टर में लेके आओ, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो भी मैं करने नहीं जा रहा क्योंकि वो मजीद कंफ्यूज कर दिया वो बात। लेकिन जब कभी उसका कोई सवाल आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फिर हमने कहा कि अगर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मौजूद हो, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 1 साल से ज़्यादा हो, तो हम n कैलकुलेट करते हैं। जहाँ जहाँ पे रेट हो उसको n से डिवाइड कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे टाइम हो उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे सवाल इससे सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारे पास फार्मूले के अंदर 4 चीज़ें मौजूद हैं, तो उसमें से कोई 3 मौजूद हो तो हम चौथी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चौथी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें मुश्किल होता है टाइम पीरियड फाइंड आउट करना कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। ठीक है जी, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी फ्यूचर वैल्यू है जनाबे वाला 931,781, तो टाइम बताएं कितने साल है, जबकि कंपाउंडिंग जो है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो सेमी एनुअल है। तो आपको पता है टाइम तो 5 साल ही है, अभी मिटाया मैंने। लेकिन इस तरह के सिनेरियो में जब आप इक्वेशन से सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। S = P × 1 + R⁻T R/n T × n। फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास 931,781, प्रिंसिपल अमाउंट है जी 600,000, 1 प्लस रेट हमें पता है कितना है जी 9%, 0.09, n जो है वो 2 है, टाइम पीरियड हमें नहीं पता, t लिखेंगे उसकी जगह और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अब ये जो t है इसको फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है? इसके वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आप इसको कैलकुलेटर पे एज एन इक्वेशन पुट करें और सॉल्व कर लें। वो आई एम श्योर आप लोगों को आती है। अगर नहीं आती तो उसके लिए कैलकुलेटर की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, वो हम उसमें कर लेंगे। ठीक है, वो कैलकुलेटर की वीडियोस आपने देखनी। ठीक है, उसमें बस आप ये इक्वेशन पुट करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 4.99 वाट। तो ये 5 ही हो गया ना, तो टाइम हमारा जो है वो 5 ईयर्स हो गया। अच्छा जी, वापस आते हैं। देखें, हमारे पास एक सिनेरियो है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू होती है साल के शुरू में और फ्यूचर वैल्यू होती है साल के एंड पे। साल हो या जो भी हमारा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है टी, ये ईयर्स में होता है। इसमें रेट होता है, ये भी पर एनम होता है। जितनी मर्जी कंपाउंडिंग हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू हम लोग जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, S = P × 1 + RT। तो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड आउट की जा सकती है। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है ना जी, किधर गया, ये रहा।
एस इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर रेज टू पावर टी। ये हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है और हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, हम बेसिकली एक अगर टाइमलाइन की बात करें तो हम टाइमलाइन में ओल्डेस्ट वैल्यू से न्यूएस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है जी, हम फ्यूचर में जा रहे हैं। जब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हो और हम फ्यूचर वैल्यू में जा रहे हो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं वन प्लस आर रेज टू पावर टी से, ऐसे ही। तो जो हम प्रेजेंट वैल्यू को, ये जो वन प्लस आर रेज टू पावर टी है ना, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस फैक्टर को या इस काम को करने को कहते हैं कंपाउंडिंग करना। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू होती है, हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये जो फैक्टर होता है वन प्लस आर रेज टू पावर टी, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। ठीक है जी, कंपाउंडिंग फैक्टर कि हम लोग कंपाउंड करते जा रहे हैं कि हर साल फ्यूचर में जो इसकी वैल्यू है वो कितनी बनती जा रही है। अगर हम लोग इसी फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, हमारे पास क्या फार्मूला है जी, एस इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर टी, एस इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर रेज टू पावर टी, और मैं पी को इधर रहने दूं और एस से जाके वन प्लस आर रेज टू पावर टी को डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास पी का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, आपसे को पूछा पी फाइंड आउट करना है, हम ये यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करें, बाद में कर ले इसको सीधा। लेकिन अभी के लिए क्या है, पी इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाई वन ओवर वन प्लस आर रेज टू पावर टी। अगर मैं ऊपर और नीचे वाले को अलग अलग करूं, क्योंकि ये जो फैक्टर होता है इसे डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये किसके इक्वल होता है, वन ओवर वन प्लस आर रेज टू पावर टी, या इसको वन प्लस आर रेज टू पावर माइनस टी भी कह सकते हैं। ठीक है जी, माइनस टी, वन प्लस आर रेज टू पावर माइनस टी। तो ये हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, वन प्लस आर रेज टू पावर माइनस टी, ये हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। तो अगर हमारे पास एस हो और हम न्यूएस्ट से ओल्डेस्ट वैल्यू की तरफ जाएं तो हम ये काम करते हैं, इसको डिस्काउंटिंग करना कहते हैं। डिस्काउंटिंग जो है ये आपको बहुत सारी जगहों पे आनी है, यहाँ पे भी आनी है, कॉस्ट में भी आनी है, आगे आपको मैनेजरियल एनालिसिस में भी आनी है, बड़ी जगहों पे आनी है, फाइनेंशियल एनालिसिस में। तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है, हम उससे पास्ट की वैल्यू फाइंड आउट करें, फार्मूला वही है, बस उसको अप्लाई हमने डिफरेंट तरीके से किया। अच्छा, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है जी, वन प्लस आर रेज टू पावर माइनस टी। ठीक है जी, टी फॉर टाइम। कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है ये एक जैसे ही है, सिर्फ टी के साइन का फर्क है। कंपाउंडिंग फैक्टर जो है उसमें टी प्लस होता है और डिस्काउंटिंग में टी माइनस होता है। अच्छा, ये जो दोनों हैं, इन दोनों को हम कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बचेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वन बचता है। ठीक है जी, वन प्लस आर एस टू पावर टी मल्टीप्लाई बाई वन प्लस आर एस टू पावर माइनस टी। अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बताऊं कैसे है। जो वन प्लस आर एस टू पावर टी, अगर इसकी जगह पे मैं वन ओवर वन प्लस आर एस टू पावर टी लिख दूं, ये कट नहीं जाएगा आपस में। ठीक है, कट जाएगा ना। तो इसका ही मतलब है कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसर और कंपाउंडिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर वन आना चाहिए। तो जो चीज़ दूसरे का रेसिप्रोकल होती है इसे हम अकाउंटिंग, ये जो मैथ की लैंग्वेज है इसमें रेसिप्रोकल्स कहते हैं। रेसिप्रोकल से मुराद है जो एक दूसरे का उल्ट होते हैं। यानी कि देखें ना, ए का रेसिप्रोकल होगा माइनस ए नहीं, वन ओवर ए। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इनको कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो एक दूसरे, इन दोनों की आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर वन के इक्वल आ जाता है। अच्छा, ये सारी कहानी क्यों सुनाई, ये इसलिए सुनाई कि पुराने ज़माने में जब कैलकुलेटर्स इतने फास्ट नहीं हुआ करते थे तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, आप सोचें, आप पावर माइनस में कर सकते हैं अगर कोई चीज़ आपके पास हो, पॉजिटिव पावर तो करना पॉसिबल होता है। यानी कि 2 रेज़ टू पावर 4 है तो हम सीख के आए हैं ना, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ठीक है जी, ये तो ठीक है। 2 रेज़ टू पावर माइनस 4 कैसे करेंगे। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर माइनस 4 कैसे करेंगे, फंस गए ना। ज़रब करके क्या, किस चीज़ को,
इसके लिए आपको लॉग पढ़ाया जाता था, आपको अगर याद हो छोटी क्लासों में, वो हमें ना बहुत बुरा लगता था, खासा मंटीसा पता नहीं क्या क्या, तो वो इसलिए पढ़ाया जाता था। फिर लॉग टेबल्स होते थे, वो इसलिए कि ये सारी कैलकुलेशंस जो थी वो मैथमेटिकली ऑलरेडी परफॉर्म करके किसी ने टेबल बना दी है। उसका ये फ़ायदा होता था कि आपको कुछ कैलकुलेशंस बार बार नहीं करनी पड़ती थी। इसी तरह से डिस्काउंटिंग फैक्टर का आज भी एक टेबल है जो इसलिए इस्तेमाल होता है कि वो तब से इस्तेमाल हो रहा है जब लोगों के पास इतने फास्ट कैलकुलेटर्स नहीं थे। अब आप लोगों के पास बड़े फास्ट कैलकुलेटर्स हैं जिसमें आप बड़े आराम से माइनस की पावर वाली चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसमें माइनस की पावर वाली इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसलिए टेबल्स जो है वो मैं नहीं पढ़ाता। डिस्कशन रिलेटिंग टू टेबल ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर ये भी मैंने बता दिए कि डिस्काउंटिंग फैक्टर के टेबल्स जो हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ पुट करें, इक्वल टू का बटन प्रेस करें, आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये है जनाब हमारे कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है इनका आपस में रिलेशन भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें 1 का आंसर आता है। अगर हम टाइम में आगे जा रहे हैं तो हम लोग जो है वो उसको कंपाउंड करते हैं, और टाइम में पीछे आ रहे हैं तो हम डिस्काउंट करते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि प्रिंसिपल अमाउंट और जो आपकी फ्यूचर वैल्यू है, सम जिसको हम कह सकते हैं फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, इसको पीवी कहते हैं, इसको एफवी भी कहते हैं, ये इनके डिफरेंट नाम है। एस भी कह सकते हैं, एफवी भी कह सकते हैं, वट इन दोनों में से नंबर वाइज, अमाउंट वाइज कौन सा बड़ा होता है? अमाउंट उसकी ज्यादा होती, लेकिन वैल्यू वाइज कौन सा बड़ा होता है? वैल्यू वाइज। वैल्यू कैसे आएगी? परचेजिंग पावर से आएगी। चले, मेरा सवाल यह है कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में से परचेजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है? हमने तो ये नहीं सोचा था कि परचेजिंग पावर को इक्वल करना है। जब हमने पैसे वापस देने हैं तो उतने पैसे वापस देने हैं ताकि वो आज भी उतनी ही चीजें परचेज कर सके। जब लाख रुपए लिए 500 केजी आटा ले सकते थे, 1 लाख रुपए जब वापस करेंगे 400 केजी आटा ले सकते हैं, तो हम तो कम पैसे दे रहे हैं। हम 1,25,000 देंगे तो उतने होंगे जितने लिए थे। तो परचेजिंग पावर को इक्वेट करने के लिए हम लोग डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग फैक्टर लगाते हैं। तो इसका ये मतलब है, गौर से सुनिएगा, लाख रुपए और 1,25,000 नंबर्स में डिफरेंट हैं, क्वांटिटी ये वाली ज्यादा है, लेकिन परचेजिंग पावर में इक्वल है। 1 साल पहले 1 लाख रुपए से 500 केजी आता था, अब इस साल 1 लाख रुपए से नहीं आता बल्कि 1,25,000 रुपए से 500 केजी आता है। तो 1,25,000 और 1 लाख आज का और आज से 1 साल बाद का 1,25,000 दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। सही है। इन दोनों को इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू है या जो फ्यूचर वैल्यू है वो इक्विवेलेंट वैल्यू होती है, वो इक्वल वैल्यू है क्योंकि उसमें परचेजिंग पावर इक्वल है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड इक्विवेलेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर इक्वल होती है। सिर्फ अमाउंट का फर्क होता है कि वो अमाउंट में थोड़ी ज्यादा, वो नोट थोड़े ज्यादा होते हैं लेकिन उन नोटों की वैल्यू कम हो गई होती है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है कि एस और वी, एस और पी इक्विवेलेंट वैल्यूज ही होती है। इसीलिए मैंने एस के साथ लिखा इक्विवेलेंट और पी के साथ भी लिखा इक्विवेलेंट। ये वैल्यू में इक्वल है, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू में इक्वल है। इसका ही मतलब है कि अगर आपसे कोई कहे कि आज 1 लाख रुपए ले लो या आज से 1 साल के बाद 1,25,000 रुपए ले लेना, इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन में मुझे ज्यादा वैल्यू मिलेगी? किसी में भी नहीं, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू है, दोनों में सेम वैल्यू है। हाँ, मुझे कोई कहे कि आज 1 लाख ले लो, कल 1,26,000 ले लेना साल बाद, तो मैं कहूँगा अच्छा वो वाली ऑप्शन मुझे दे दो। 1,26,000 वाली ऑप्शन मैं चूज करूंगा क्योंकि उसमें इक्विवेलेंट वैल्यू 1,000 रुपये ज्यादा है। अगर कोई मुझसे कहे कि यार ये पैसे हैं, ये एक मोबाइल है, ये मैं 1 साल के बाद बेचूंगा तो 1,25,000 रुपये का बिकेगा, ये आज मेरे से ले लो 1 लाख रुपए में, तो मैं कहूँगा यार ये तो इक्विवेलेंट वैल्यू, जितने का बिकेगा उतनी ही वैल्यू है, मुझे तो नहीं इतनी चाहिए, मुझे ज़रा ज़्यादा बेनिफिट दोगे तो मैं परचेज करूँगा। क्या ख्याल है? अगर वो मुझे ये कहे कि ये आज से 1 साल के बाद 1,25,000 रुपये का बिकना है, आज तुम इसके 90,000 रुपये मुझे दे दो और मेरे से परचेज कर लो, तो मुझे परचेज करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि आज इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है।
1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए है ना, लेकिन ये मुझे 90,000 का मिल रहा है। एक चीज़ जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, सस्ते में मिल रही है, मैं उसे परचेज करके आगे बेच सकता हूँ। तो ये जो चीज़ हमने या ये जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, ये बहुत सारे सवालों में डिस्कस होगा। वो कहेगा कि जनाब फ्यूचर में इतने पैसे मिलेंगे, अगर आज लेने हो तो कितने लेने होंगे, फ्यूचर में इतने पैसे एक चीज़ को बेचने से मिल रहे हैं, अभी वो कितने की बेचेंगे। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है कि दो डेट्स के दरमियान में प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू पावर वाइज इक्वल होते हैं, नंबर वाइज फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें नोट ज़्यादा लगेंगे आप उतने ही काम को करने के लिए। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ इट इज़ एवेल्युएटेड एंड दिस इज हाउ इट शुड बी इंटरप्रेटेड। हम लोगों ने मल्टीपल कंपाउंडिंग्स के बारे में बात की है, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग की भी बात कर ली है। अब हम लोग एक चीज़ सिर्फ ज़हन में रखेंगे, दिस विल बी आवर लास्ट स्लाइड फॉर द सेशन टुडे। इक्विवेलेंट रेट फार्मूला के अंदर आपने हमेशा फार्मूला के अंदर आपने हमेशा नॉमिनल रेट लगाना है, इक्विवेलेंट रेट यूज़ नहीं करना। अब इक्विवेलेंट रेट क्या होता है, देखें जो क्वेश्चन में आपको रेट दिया है वो नॉमिनल रेट है। आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर इक्विवेलेंट रेट नहीं दिया गया होता, जो क्वेश्चन में आपको रेट दिया होता है वो नॉमिनल रेट होता है, आपने वही क्वेश्चन में यूज़ करना है। ठीक है जी, इसको हम एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट APR भी कहते हैं। APR आपको ये वर्ड मिलेगा बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर, जब आप बिजनेस इनसाइड एनालिसिस पढ़ेंगे, जब आप बड़े कैफ में बड़े सब्जेक्ट्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको APR का वर्ड यूज़ होगा। तो वो जो APR है आपने वही यूज़ करना है। लेकिन दो रेट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए हमें उन दोनों को सेम फैक्टर में ट्रांसलेट करना पड़ता है। दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना हो तो हमें उनको ट्रांसलेट करना पड़ता है किसी एक पैमाने में। जैसे फॉर एग्जांपल मीटर्स को और इंचेस को आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। कोई चीज़ जो है वो 7 फुट है और कोई चीज़ 3 मीटर है, इन दोनों का कंपैरिजन आप नहीं निकाल सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। यहाँ तो आप मीटर्स को फुट में कन्वर्ट कर लें या फुट को मीटरों में कन्वर्ट कर लें। सिमिलरली वॉल्यूम के अंदर भी होता है। तो दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना थोड़ा फ़र्क होता है क्योंकि इसके अंदर उनकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है UOM वो चेंज है। सही है। अच्छा, अब उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं जी। हमारे पास दो रेट्स हैं, 9% कंपाउंड एनुअली और दूसरा है जी 9% कंपाउंड, या चले इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 9.1% कंपाउंड सेमी एनुअली। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 8.9 कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूं कि मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा रेट बड़ा है। तो हम कहते हैं कि जी 9% तो बड़ा है लेकिन 8.9% की कंपाउंडिंग बड़ी है। क्या 8.9% की कंपाउंडिंग उतनी बढ़ पाएगी जितना 9% का और इसका डिफरेंस? तो इसलिए हम दो डिफरेंट रेट्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो हमें उनको किसी एक पैमाने में कन्वर्ट करना पड़ता है। और वो पैमाना, जैसे देखिए ना, मीटर को और फुट को आपस में कंपेयर करना है तो हम यहाँ तो मीटर रख लेंगे, यहाँ फुट रख लेंगे। इन दोनों को केजी में तो कन्वर्ट नहीं करेंगे कि मीटरों को केजी में कन्वर्ट कर दो, कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो इन दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने ये सोचा है सारे मैथमेटिशियंस ने मिलके कि जो कंपाउंड एनुअली है ना, इसी में सारों को कन्वर्ट कर लिया करेंगे, इसी में सारों को कन्वर्ट कर लिया करेंगे। तो कंपाउंड एनुअली जो है वो तो 9% है। किसी भी और रेट को जो एनुअल कंपाउंडिंग में नहीं है उसको कंपाउंड एनुअली में कन्वर्ट करना अगर पड़ जाए जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन, तो हम एक फार्मूला यूज करते हैं विच इज रेट नॉमिनल इज इक्वल टू 1 प्लस रेट और डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर n। और n क्या था? कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। सेमी एनुअली के केस में n इज इक्वल टू 2 होगा। तो हमारे पास जो नॉमिनल रेट है डैट इज 1 प्लस 8.9% डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1। ये माइनस 1 भी करना है जी इसमें। कितना बना जी? 9.0 आगे 9.09 बन गया। तो इसका इक्विवेलेंट रेट बना 9.09%। अब हम इनको कंपैरिजन कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो दो रेट्स का आपस में कंपैरिजन करना हो तो हमें इन दोनों को किसी एक पैमाने में कन्वर्ट करना होगा और वो पैमाना है एनुअल रेट का। और एनुअल रेट हमने उसको आपस में कंपेयर कर लेना। उसका फॉर्मूला है नॉमिनल रेट या एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट, एनुअल रेट
इसको ए लिख देते हैं, एनुअल रेट इज इक्वल टू जो आपका नॉमिनल रेट है डिवाइडेड बाय एन रेज टू पावर एन माइनस 1। तो एनुअलाइज्ड रेट जो है, और ये क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं करना है, इस फार्मूले से जो रेट आता है वो क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं करना, आपने क्वेश्चन में वही नॉमिनल रेट यूज करना है जो दिया हुआ है। ये सिर्फ इसलिए है कि दो रेट्स को आपस में कंपेयर करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है जी, एक और एग्जांपल करते हैं, जरा रेट्स बढ़ाते हैं फिर आपको देखिएगा मजा आएगा। 20% कंपाउंड एनुअली, नहीं चलो इसको भी थोड़ी सी कैलकुलेशन करते, 20% कंपाउंड सेमी एनुअली और 18% कंपाउंड मंथली। हाँ जी, पहले मुझे वैसे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा लग रहा है, कौन सा बाजी ले जाएगा। कंपाउंड मंथली बाजी ले जाएगा क्योंकि 18% है और उससे जो है ना वो हमें मिलती जा रही है वैल्यू। अच्छा चलो, इफेक्टिव रेट का फार्मूला मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय एन रेज टू पावर एन माइनस 1। जरा बताएं 20% का क्या आंसर आता है और 18% का क्या आंसर आता है। 21 हो गया, डेफिनेटली पूरा एग्जैक्ट 21 हो जाएगा। 18% 19.56%। लें जी, ये तो हार गया। ठीक है, तो जो है वो आपने इसको देखकर ही करना है, इसको कैलकुलेट करके ही आपको आंसर मिलेगा। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज एक्चुअल रेट इन द ईयर, इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ द ईयर इफ देयर आर मोर देन 1 कंपाउंडिंग्स इन अ ईयर। तो फार्मूला क्या है, 1 प्लस आई, अच्छा ये इसकी जो ज़रा नोटेशन चेंज कर लें, आर एन इज इक्वल टू 1 प्लस आर ओवर आर ए, एनुअल रेट नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय एन रेज टू पावर एन माइनस 1। ठीक हो गया जी। अगर हम लोग कंटिन्यूस कंपाउंडिंग करेंगे, इन्फिनिट कंपाउंडिंग, तो ये मैंने 9% के हिसाब से सारे रेट्स निकाले। 9% सिंपल कंपाउंडिंग 9% ही आता है। मल्टीपल कंपाउंडिंग में देखो थोड़ा सा बढ़ गया और थोड़ा सा बढ़ गया, क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में इतना, सेमी एनुअल में इतना है, और टोटल जो है वो इसमें 9 के अंदर 4174 का इंक्रीज आया है। ठीक है जी, तो अगर मल्टीपल कंपाउंडिंग हो, वैसे ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो फ्यूचर वैल्यू P इज इक्वल टू ई एस इज इक्वल टू P इंटू ई रेज टू पावर R। ये E जो है इसकी वैल्यू होती है 2718281, और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, कंटिन्यूस ग्रोथ कांस्टेंट होता है। इसको कंटिन्यूस ग्रोथ कांस्टेंट कहते हैं, या इसको ग्रोथ कांस्टेंट कहते हैं, या इसको यूलर नंबर कहते हैं। ये कुछ नाम है इसके, मैंने इसके कुछ MCQs देखे थे तो इसलिए इसको डाल दिया, अदरवाइज ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसको कंटिन्यूस ग्रोथ कांस्टेंट भी कहते हैं, या इसका नाम है यूलर कांस्टेंट, यूलर नंबर 1 2, और ये इररेशनल नंबर है, इट नेवर एंड्स, ये आगे चलता चला जाता है। ठीक है, 2.718281, तो ये यहाँ पे होगा P इंटू यूलर नंबर 2.7181 रेज टू पावर R। R क्या है, रेट। अब ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है, नोट किया, इसमें T का फैक्टर नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम तो इन्फिनिट है, अनलिमिटेड है, तो वो आपका चलता चला जाएगा। ठीक है जी, होना चाहिए वैसे यहाँ पे, टाइम इन्फिनिट नहीं है, टाइम इन्फिनिट नहीं है, टाइम 1 साल ही है। अगर टाइम तो मंथली होएगा फिर तो साथ आएगा, होना चाहिए। बहरहाल ये पता नहीं, मैंने इसको गौर से नहीं देखा कभी, छोड़ो पर है, इसको दफा करो। लेकिन यूलर नंबर को समझ लो कि यूलर नंबर क्या होता है। ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स द टॉपिक फॉर टुडे। आज हमने सिंपल इंटरेस्ट की और कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर की सारी थ्योरी डिस्कस की है, प्रैक्टिस थोड़ी कम की है, क्योंकि रिवीजन क्लासेस में ऐसे ही होता है। इट इज़ अज्यूम्ड कि स्टूडेंट ने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है और आप दोबारा से वो एक दफ़ा क्विकली रिपीट रिवाइज करने आए हैं। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसमें हमने इस चैप्टर की सारी थ्योरी, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। प्रैक्टिस हम इसकी कल करेंगे, कल का सारा दिन हमारा MCQ प्रैक्टिस का होगा।
इसलिए आप लोगों ने आज इसके सारे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ये करके आनी है। व्हाट्सएप ग्रुप इसका एक बना हुआ है, वो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना। अगर कोई उस ग्रुप में है नहीं है तो आपने जाते हुए वो एडमिन से कह के, जो फ्रंट ऑफिस पे मौजूद है, उनसे कह के कि आपने ग्रुप में ऐड हो जाना है। मैं आज इसके नोट्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा। पहले 4 दिन की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, इसलिए जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, अभी ज्वाइन नहीं किया, जो आपके साथ जो दोस्त वगैरह आपके हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने इसके सोचे हुए हैं। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हमने इसमें डिस्कस करने हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह ये सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे सवाल होंगे ये। और फिर उसके बाद ये इक्विवेलेंट रेट के कुछ सवाल हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द एन्युइटीज़। ठीक है, जो हमारा अगला चैप्टर है। लेकिन कल का हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक हम लोगों ने ये सवाल करने हैं। स्लाइड्स भी शेयर हो जाएंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है आपने, और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह आपकी साथ साथ ही हो जाएंगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। कल इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे जी। रेट को, हाँ, फार्मूले में कैलकुलेशन इस तरह से करनी होती है। हम लोग रेट को देखें, 2 चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग कर रहे होते हैं ना PhD मैथमेटिक्स, तो हम फिर एक पूरा केस डेवलप करते हैं। मैं आपको कहता देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसको इसलिए हम डिवाइड करते हैं। लेकिन ये जो सवाल है ना, ये यहाँ पे नहीं पूछना, टेंशन नहीं है इसकी। ठीक है, फार्मूला है, एक रेट है, रेट को उस चीज़ से डिवाइड करना है, फार्मूला लगाएं, जान आसान बनाएं, हैं। हाँ, क्योंकि दिस इज़ हाउ इट शुड बी कैलकुलेटेड। जब आपका ईयर एनुअल है तो हम देखें ना, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम हर दफ़ा एक ख़ास रेट अप्लाई कर रहे हैं। जब हम रेट पे करते हैं ना, चले आपने पूछा तो इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम, चलो क्लास खत्म हो गई जी, जिन्होंने जाना जा सकते हैं। जब हम ये करते हैं ना कि सेमी एनुअल था तो एक टोटा लगाया और फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब हम रेट को क्या कर रहे हैं, 10% को हाफ कर रहे हैं ना, हाफ कर रहे हैं ना, तो बेसिकली हम यहीं पे 10 को हाफ कर रहे हैं, रेट डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, रेट डिवाइडेड बाय n कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हम रेट डिवाइडेड बाय n कर रहे हैं। जब 6/12 करते हैं तो ये भी बेसिकली हाफ कर, हाँ 5% लगेगा। अगर साल का 12% है और कंपाउंड मंथली है, इसका मतलब है कि हर महीने का 1% है। ठीक है ना, वो 1% लगता जाएगा हर महीने, 1% लगाया, निकाला और वो उसको कर दिया। ठीक है, अब देखो रेट 10% तो साल का है, हम 6 महीनों का कर रहे हैं, तो इसलिए उसको हाफ कर रहे हैं। ठीक है, ये उसी रूल को फॉलो करता है जो मैंने यहाँ पे बताया है कि रेट और टाइम जो है ये सेम पीरियड के होने चाहिए। अगर रेट आपने 6 महीनों का लिया है, टाइम 6 महीने लिया, तो रेट भी फिर 6 महीने होना चाहिए। ठीक है, रेट 2 महीने और टाइम भी, मतलब कि साल के 6 माह में, पहले 6 माह में 5% आ रहा है, अगले 6 माह में 6% आ रहा है, तो इसके लिए हम फिर उसको दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। पहले 5 जो भी 5% का रेट है पहले उसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर बाद में 6 महीनों के रेट की कैलकुलेशन करेंगे। दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसमें वो जो ये देखें ना, ये जो फार्मूला है ना, ये सिंपल है, ये हमें हर साल की अलग अलग कैलकुलेशन से बचाता है। हमें कहता है कि यार एक साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, फिर 5वें साल की, चौथे साल की कैलकुलेशन ना करो, सीधा पहले साल की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, मैं तुम्हें जिधर लेके जाना उधर ले जाता हूँ। ठीक है, ये नॉन स्टॉप बस होती है, जिधर जाना हो वहाँ पे चले जाते हैं। वरना आप हर साल की अलग अलग कैलकुलेशन करते जाएं तो भी आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन वो लेंथी कैलकुलेशन होती है। तो जो फार्मूले होते हैं बेसिकली ये मल्टीपल स्टेप्स को शॉर्ट फॉर्म में करके देते हैं आपको। ठीक है, तो ये उसने हमें कहा है कि अगर आपने 5 साल बाद, 7 साल बाद, 3 साल बाद, वट एवर जो भी आप टाइम सोच रहे हैं, उसके बाद अगर आपने कराना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, और कोई सवाल?